हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो ये चैप्टर है ये क्लास 12th का चैप्टर 1 है और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका नीट के लिए भी, आईआईटी के लिए भी। तो आज हम कुछ बेसिक जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक्स रहेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे सॉलिड स्टेट के, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ फैक्ट्स को हम जानेंगे और हम कुछ डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमने शुरू से पढ़ा है कि मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमें ये भी बताया जाता है कि सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैस जो हैं वो कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, गैस जो है बहुत फ्री होती है नेचर में। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सॉलिड जो हैं वो एग्जिस्ट करते ही क्यों हैं, क्या रीज़न है इसका कि कोई चीज़ सॉलिड है, कोई चीज़ लिक्विड है, कोई चीज़ गैस है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे अगर हम रीज़न की बात करें तो इसका रीज़न जो है वो 2 तरह की फोर्सेस हैं, 2 अपोजिंग फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि वो सॉलिड है या वो लिक्विड एग्जिस्ट करेगा या वो गैस एग्जिस्ट करेगा। तो वो 2 अपोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं? वो 2 अपोजिंग फैक्टर्स हैं थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। थर्मल एनर्जी क्या करती है? थर्मल एनर्जी कीप करती है मॉलिक्यूल्स को अपार्ट। थर्मल एनर्जी कीप द मॉलिक्यूल्स अपार्ट, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है? इट कीप्स द मॉलिक्यूल क्लोजर। तो जो मॉलिक्यूल्स को पास पास लाए वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और जो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर लेके जाए वो है आपकी थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो अब ये जो 2 अपोजिंग फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ सॉलिड होगी, कोई भी चीज़ लिक्विड होगी या गैस होगी। तो सॉलिड्स में आप जानते हैं क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोजर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हाई होगी एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। यानी कि हम कंडीशंस क्या बनाएंगे सॉलिड स्टेट के लिए, कब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा सब्सटेंस? जब आपकी थर्मल एनर्जी लो हो और आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हाई हों। यानी कि 2 कंडीशंस आपकी ज़रूरी हो गई, थर्मल एनर्जी आपकी लो हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपकी हाई हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब जब ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर गया तो पार्टिकल्स की क्या हो गई? पार्टिकल्स की हो गई आपकी फिक्स पोजीशन। पार्टिकल्स की आपकी क्या हो गई? फिक्स पोजीशन। और उसके कारण क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है वो ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन पे। तो आप ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट तब करेगा जब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पोजीशन हो और आपका जो ये है मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं। यानी कि सॉलिड स्टेट की क्या खास बात हो गई? पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन, पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन, पार्टिकल्स हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स and low thermal energy. So substance exists in solid state when thermal energy is low, intermolecular force is high, particles occupy fixed position, particles can oscillate about their mean position. अब अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या क्या होंगी, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसकी होंगी जो सॉलिड्स हैं उनका डेफिनेट मास है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं और जो पार्टिकल्स हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट है, इनकी कांस्टेंट पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन है, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये इनकम्प्रेसिबल हैं और रिजिड हैं। और इन सब का मेन कारण क्या है? हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसीलिए वो रिजिड है, क्योंकि इनकी जो आपका डिस्टेंस है वो शॉर्ट है इसलिए इनका डेफिनेट मास है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, ये फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और अपनी पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सॉलिड्स, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब सॉलिड्स जो हैं वो आगे फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। हम उनके बारे में जानते हैं। तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं ये सॉलिड्स की 2 टाइप्स होती हैं। सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं।
किस बेसिस पे? उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट के बेस पे, जिन पार्टिकल से वो बने हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन होगा या सॉलिड जो है वो अमॉर्फस होगा। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक रेगुलर पैटर्न रहता है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को, जो पीरियोडिकली एंटायर क्रिस्टल में आपके रिपीट करता है, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है या क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के लॉन्ग रेंज ऑर्डर के अरेंजमेंट को आप समझ सकते हैं। जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं तो हर लाइन की, हर क्लास की अपनी अपनी एक लाइन रहती है, बहुत दूर तक यही लाइंस का अरेंजमेंट जो है एक रेगुलर अरेंजमेंट, वन हैंड डिस्टेंस, वो सब कुछ एक रेगुलर पैटर्न की फॉर्म में नजर आता है। तो वो चीज आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के अरेंजमेंट से समझ सकते हैं, जहां पर एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। ठीक है, अब दूसरी तरह का कौन सा सॉलिड होता है? दूसरी तरह का सॉलिड होता है आपका अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड जो है वो कैसा होता है? उसके अंदर ऑर्डर तो होता है बट शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जो पीरियोडिकली रेगुलरली शॉर्ट डिस्टेंसेस पे रिपीट करता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका कहीं पे आपकी लाइंस है, कहीं आपका कुछ अरेंजमेंट है, कहीं आपका कुछ अरेंजमेंट है, आप लोग कहीं इकट्ठे हुए, 2-4 लोग इधर बैठे हैं, 2-4 लोग उधर बैठे हैं, एक अरेंजमेंट में तो बैठे हैं, सर्कल्स में बैठे हैं, परंतु उनका कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। वो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे अपनी क्लासेस के अंदर बैठे हैं या अपना एक एरिया के अंदर बैठे हैं। तो ऑर्डर तो है बट वो ऑर्डर शॉर्ट रेंज में है, जो शॉर्ट डिस्टेंसेस तक है। उसका एग्जाम्पल हो गया अमॉर्फस सॉलिड। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, क्वार्ट्ज ग्लास है। तो यहाँ ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन है, परंतु जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये आपका क्रिस्टलाइन नहीं, ये अमॉर्फस सॉलिड होता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको लर्न रखना है वो ये लर्न रखना है कि जो अमॉर्फस सिलिकॉन है वो आपका फोटोवोल्टिक मटेरियल है। अमॉर्फस सिलिकॉन जो है ये एक फोटोवोल्टिक मटेरियल है, जिसकी मदद से आप सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस आप यूज करते हैं वो आपका अमॉर्फस सिलिकॉन का बना हुआ हो सकता है। अमॉर्फस सिलिकॉन जो है वो फोटोवोल्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में एक प्रॉपर्टी जो है बहुत बार बोली जाती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि कुछ उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी डिफरेंट वैल्यू होगी जब आप डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है। जैसे कि इस डायग्राम में मैंने आपको शो किया है, रेड से कुछ आपको एटम्स दिखाए हैं, कुछ ब्लू से दिखाए हैं, और दिखाया है कि इनके अंदर एक रेगुलर डिस्टेंस है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो आप देख सकते हैं ए से बी में जो एटम्स आ रहे हैं उनका डिफरेंट अरेंजमेंट है, और जो सी से डी में जा रहे हैं उनका डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है डिफरेंट वैल्यू देगी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स का आपका रहता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। दूसरी बात जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है इसलिए उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो एनाइसोट्रॉपी आपने हमेशा लर्न रखनी है। एनाइसोट्रॉपी बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट वैल्यू शो करती हैं इन डिफरेंट क्रिस्टल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा फैक्ट अमॉर्फस के बारे में जानते हैं। अमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। अमॉर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, उसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसलिए जो वैल्यू है फिजिकल प्रॉपर्टी की वो सेम रहती है चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से उसको मेजर करें। दूसरी बात, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं और आप इनको अपनी डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का डिफरेंट शेप्स के आर्टिकल उससे बना सकते हैं। अब एक अमॉर्फस सॉलिड की बहुत खास बात है कि अमॉर्फस सॉलिड जो है इनके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी होती है।
यानी कि वो धीरे धीरे फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इनको स्यूडो सॉलिड, स्यूडो मतलब झूठे, झूठे सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। एमोर्फस सॉलिड जो है ये आप हीट करने के बाद क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी किसी को, परंतु क्रिस्टलाइन तो कभी भी एमोर्फस में कन्वर्ट होता ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पर और जनरेट होता है वो ये जनरेट होता है कि जो ग्लास पेन्स होती हैं ओल्ड बिल्डिंग्स की, वो थिकर क्यों होती हैं बॉटम से? आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ग्लास जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो कर सकता है, इसलिए जो ओल्ड बिल्डिंग्स के ग्लास पेन्स हैं, विंडो पेन्स हैं, ग्लास हैं जो विंडो पेन्स के, वो थिकर होते हैं एट द बॉटम। ठीक है, अब इनको हम डिफरेंस को टेबुलेटेड फॉर्म में देख लेते हैं। ये बोर्ड का आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस जो है वो आ सकता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन एक आप हमेशा लर्न रखिए, क्रिस्टलाइन जिसमें एक लाइन हो, जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इस चीज को आप लर्न करने के लिए आपके लिए इजी रहेगा। तो याद रखिएगा क्रिस्टलाइन जो है उसके अंदर क्या होगा, आपकी कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्लीन क्लीवेज होगी, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, एनाइसोट्रॉपी होगी, ट्रू सॉलिड होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। एग्जाम्पल NaCl और क्वार्ट्स हैं, और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपको एक सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप लग रही है, ये क्वार्ट्स के क्रिस्टल की आपको दिखाई गई है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपकी क्रिस्टलाइन की हैं, और इसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक किसकी होंगी? एमोर्फस की। क्रिस्टलाइन की कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप थी, तो एमोर्फस की कैसी है? इरेगुलर शेप। क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज। क्रिस्टलाइन की क्लीन क्लीवेज थी, इनके अंदर इरेगुलर कट। इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एनाइसोट्रॉपिक है क्रिस्टलाइन, तो ये कैसे है? आइसोट्रॉपिक। ये ट्रू सॉलिड्स हैं, तो आपके जो स्यूडो एमोर्फस हैं वो कैसे हैं? स्यूडो सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो आपके एमोर्फस में क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल क्वार्ट्स हैं, और आपका जो एमोर्फस एग्जाम्पल है वो क्वार्ट्स ग्लास है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अरेंजमेंट तो है, बट वो जितना क्वार्ट्स में सिमेट्रिक है उतना क्वार्ट्स ग्लास में सिमेट्रिक नहीं है। तो ये आपका क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का मेनली डिफरेंस है। अब हम क्लासिफिकेशन सीखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। जनरली जो हमें अपने आसपास कंपाउंड्स देखने के लिए मिलते हैं, जनरली वो हमें सॉलिड सब्सटेंसेस दिखते हैं, जैसे कि हमें मेटेलिक एलिमेंट्स दिखते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया आपका, और आपका सिल्वर हो गया। आपको नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी दिखते हैं, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, NaCl है, जिंक सल्फाइड है, नेफ्थलीन है। ये सब क्या है? ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम चार जो है पार्ट्स में आगे डिवाइड कर सकते हैं, चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट। किस बेसिस पे? इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन्हीं के बेसिस पे आप इनके अंदर जो है ये बताते हैं कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड है, ये मेटेलिक सॉलिड है, ये कोवलेंट सॉलिड है। तो आइए इसका एक टेबल देखते हैं और इस डिवीजन को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं जितना अब तक हमने पढ़ा। ठीक है, आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें मैंने सबसे ऊपर आपको बताया है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर तीन पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को फर्दर आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। क्रिस्टलाइन के मैंने आगे आपको फर्दर 4 डिवीजन बताए, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट। मॉलिक्यूलर भी जो है वो आगे 3 तरह का होता है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये जो डिवीजन है ये आपको लर्न रखनी है। अब हम आगे इन्हीं डिवीजन को क्रिस्टलाइन की डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के साथ, यानी कि क्रिस्टलाइन के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसके बीच में कौन सी फोर्सेस हैं और वो किसका बना हुआ है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अब हम बात करते हैं
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस क्या है? जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जितने वो, जैसे कि H2 है, Cl2 है, CH4 है, I2 है, ये सारे के सारे इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए? नोबल गैसेस हो गई या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरह से हेल्ड हैं? ये हेल्ड है वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, जो क्या होती हैं? वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस आपकी कहलाती हैं। ये सॉलिड जो है ये सॉफ्ट है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वीक फोर्सेस हैं, तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सॉफ्ट है, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। जनरली लिक्विड या गैसियस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर में क्या खास बात है? एक तो इसके अंदर नोबल गैसेस हैं, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तीसरी बात जो है वो वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस जो हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सॉफ्ट हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, या लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब हम बात करते हैं पोलर की। तो पोलर मॉलिक्यूल्स की क्या खास बात है? इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे HCl, SO2। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस हैं वो हैं डाइपल डाइपल इंटरेक्शंस, जो अगेन वॉन डर वाल फोर्सेस हैं। ये जो हैं ये सॉफ्ट हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं ये हायर होते हैं इनके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपैरिजन में। ये भी गैसेस या लिक्विड की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड एमोनिया जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लर्न रख सकते हैं। अब थर्ड कैटेगरी की हम बात करेंगे। थर्ड कैटेगरी आपकी है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो खास बात है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन अटैच हो जाए या ऑक्सीजन अटैच हो जाए या नाइट्रोजन अटैच हो जाए, जैसे कि वाटर है, अमोनिया है, इनके केसेस में। तो इसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्स है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नॉन कंडक्टर हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड दोनों से ही हाई होते हैं। तो ये आपकी कैटेगरी कंप्लीट हो गई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, जो आपने पढ़े 3 तरह के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है आयंस, तो आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन हो गए कैटायंस, नेगेटिव आयंस हो गए आपके एनायंस। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो गए? कैटायंस एंड एनायंस। और वो किस तरह से हेल्ड होंगे? वो कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, बाउंड होंगे। ये सॉलिड्स हार्ड और ब्रिटल होंगे नेचर में। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट because ions are not free but becomes conductor in molten state as ions becomes free। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंसुलेटर की तरह से भी काम कर सकते हैं और ये कंडक्टर की तरह से भी काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट में है तो इंसुलेटर है, और अगर ये मोल्टन या फ्री स्टेट में है तो ये कंडक्टर है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आयनिक सॉलिड्स की। अब हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। मेटेलिक सॉलिड्स में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो किसका है? मेटेलिक सॉलिड का है। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव आपको सर्कल्स दिख रहे हैं वो मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, और जो इलेक्ट्रॉन गया है वो आसपास आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मेटल्स की बहुत लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसलिए उसके अंदर से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो इजीली नॉकआउट हो सकता है जब भी आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो मेटेलिक सॉलिड है ये इस तरह के मॉलिक्यूल, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं, इस तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल्स जो हैं ये ऑर्डरली कलेक्शन है पॉजिटिव आयंस का, जो कि सराउंडेड है और हेल्ड है इन ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोबाइल होते हैं और ये इवनली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल, और हर मेटल एटम जो है वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन के सी में प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है,
अब ये जो मेटेलिक सॉलिड है इनका ये तो पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आगे जानते हैं कि जो फोर्स इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है मेटेलिक बॉन्ड। और जो फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए मेटल्स की रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटल्स जो है वो लस्टर और कलर जो है वो भी अपना पॉजेस करते हैं, ये मैलेबल और डक्टाइल होते हैं। इट मीन्स क्या है कि जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं दे आर कंडक्टर ऑफ heat and electricity, they are malleable and they are ductile. This is their characteristic feature. Now we go to covalent or network solid, which is the last type of crystalline solid. Crystalline solid जो है नॉन मेटल्स के जो रिजल्ट होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से बिटवीन एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नॉन मेटल्स के जो कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं वो आपके कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड कहलाते हैं। इनको आप जाइंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत बिग होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल होते हैं बॉन्ड्स, और ये अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांगली हेल्ड करते हैं। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप इनका कह सकते हैं। ये इंसुलेटर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है कि ग्रेफाइट जो है वो कोवलेंट है, सॉफ्ट है, परंतु इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों? वाई ग्रेफाइट इज ए कोवलेंट बट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सारे तो इंसुलेटर्स हैं, ऐसा क्यों? तो उसका एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है। अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी आप कार्बन एटम कंसिडर कर लीजिए, वो 3 आपके कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, यानी कि उसका जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ईच एटम का वो डिफरेंट लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है और वो फ्री टू मूव अबाउट है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ग्रेफाइट के कंडक्टिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये डिफरेंट लेयर्स जो हैं ये स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट सॉलिड है, और ग्रेफाइट के लुब्रिकेंट की तरह यूज होने का रीजन भी यही है। तो 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपके इससे सॉल्व होते हैं। वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, वाई ग्रेफाइट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ इट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन, it is able to conduct electricity, because different layers can slide over one another, which makes it is a good lubricant and is a soft solid. This is all about graphite. And now concluding is there different types of crystalline solid in a tabular form. You can easily learn this all these facts by the with the help of this table. In this table, first column is of molecular solid in which non-polar, polar and hydrogen bonded is shown. आपको क्या दिखाया गया है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूलर के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक के अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं, मेटेलिक के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट के अंदर क्या बताया गया है कि एटम्स जो है वो होते हैं। दूसरी बात आपको क्या बताई गई है इसके अंदर पूरी टेबल में जो आपको बताया गया है कि सॉलिड्स क्रिस्टलाइन के कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट। फिर मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, इसमें आपके नॉन पोलर में होंगे नोबल गैसेज या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर में होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड में होंगे मॉलिक्यूलर कंटेनिंग हाइड्रोजन लिंक टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आयनिक सॉलिड्स में आपके आयंस हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, मेटेलिक सॉलिड्स में हो जाएंगे पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट और नेटवर्क में हो जाएंगे एटम्स। ठीक है, अब उसके बाद नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स की बात की है कि आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें होंगी डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, पोलर में होंगी आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डेड में होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक में होंगी कुलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटेलिक में होंगी मेटेलिक बॉन्डिंग, कोवलेंट में होगी कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये सारा आपको बताया गया है बाइंडिंग फोर्सेस के बारे में। उससे नेक्स्ट कॉलम है इनके एग्जाम्पल्स का। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल आपको देखिए, आर्गन नोबल गैस दे दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया, H2, CO2 ये दे दिए। पोलर के एग्जाम्पल आपको HCl और SO2 दिया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डेड में मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया है। आयनिक सॉलिड से मैंने एग्जाम्पल दिए हैं NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड, CaF2। मेटेलिक सॉलिड में आपको एग्जाम्पल दिया आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम।
कोवेलेंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया सिलिकॉन कार्बाइड का, एल्युमिनियम नाइट्राइड का, कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में। उसके बाद अगर आप इसकी फिजिकल नेचर देखें तो आपके जो नॉन पोलर और पोलर हैं वो दोनों सॉफ्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड हार्ड होता है, आयनिक हार्ड एंड ब्रिटल होता है, मेटेलिक हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल होता है, कोवेलेंट हार्ड होता है और सॉफ्ट भी होता है। सॉफ्ट में आपका ग्रेफाइट का एग्जाम्पल हो गया, हार्ड में आपका डायमंड का एग्जाम्पल हो गया। अब सॉफ्ट में आपका इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आपका जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो इंसुलेटर हैं, पोलर भी इंसुलेटर हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड भी इंसुलेटर हैं, आयनिक का मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर और मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में कंडक्टर होता है। मेटेलिक सॉलिड जो है वो ऑलवेज कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं, कोवेलेंट इंसुलेटर की तरह जनरली एक्ट करता है, बट ग्रेफाइट का अगर एग्जांपल स्टडी करें तो वो कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है कि मोलर का, मॉलिक्यूलर का, नॉन पोलर का लो होता है और पोलर का भी लो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड का भी लो होता है, आयनिक सॉलिड्स का हाई होता है, मेटेलिक सॉलिड्स का हाई होता है और कोवेलेंट का सबसे ज्यादा हाई जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो ये आज आपने स्टडी किया। मैटर के अंदर आपने पढ़ा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन के आपने चारों टाइप्स पढ़े, उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स के बारे में जाना, उनकी बाइंडिंग फोर्स के बारे में जाना, उनके एग्जाम्पल स्टडी किए, उनके बारे में छोटी छोटी सी चीजें आप लोगों ने स्टडी की। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यूनिट सेल और उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर